बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। अपर्णा यादव ने कहा कि अखिलेश जी बड़े हैं, लेकिन राष्ट्रवादी सोच की वजह से मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अपर्णा यादव। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल, बीजेपी में शामिल हो चुकी है, आज आपने डोर टू डोर कैंपेन किया, कैसा लग रहा है बीजेपी में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी थी। सबसे पहले बीजेपी में आप पार्टी ऑफिस आज पहली बार आने के बाद आप यहाँ पर अंदर गई, क्या थोड़ा सा बताएंगी? देखिए, आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है और उसी क्रम में हम सभी को यहाँ पे महिला संगठन में इंट्रोडक्शन था हमारा, और सारी महिला पदाधिकारी हैं जो, उनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन था, और जो न्यू ज्वाइनिंग थी उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन था जी। दिल्ली से जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करके आई, नेताजी से मिली, मुलायम सिंह यादव से मिली, क्या कहा उन्होंने, एग्जैक्टली क्या शब्द थे? देखिए, नेताजी से मिलना एक मुझे लगता है कि मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनकी बहू हूँ और मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। उस दिन भी मैंने सर्वप्रथम उनका ही आशीर्वाद लिया आकर के वापस, और उन्होंने हमेशा खुश रहने का ही आशीर्वाद दिया है, और वो सदैव बड़े सहृदयी बात बोलते हैं। मैम, अखिलेश यादव से की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनसे हमने पूछा था कि क्या उन्होंने आपको समझाया नहीं जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खूब आपको समझाया। क्या उन्होंने आपको समझाया था कि बीजेपी मत ज्वाइन करो? देखिए, मेरे वो बड़े हैं, और पारिवारिक जो रिश्ता है हमारा वो एक अपनी जगह है। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की वजह से जुड़ी हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कार्यप्रणाली से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और इतना काम किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस गठबंधन में शामिल बेमसेफ के वामन मिश्राम ने कहा कि अब यूपी चुनाव के रण में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी। अभी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वर्सेस बीजेपी की टक्कर होगी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने वालों को निशाने पर लेने से नहीं चूके। अभी 25 साल 30 साल तक बीजेपी को कोई हिलाने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 97 लाख रुपए के नशीले पदार्थ को जब्त करने का भी दावा किया। अलवर में हुए कथित रेप के मामले में एक नया मोड़ आ गया। वहां नगर निगम पर वारदात वाली जगह से सबूत मिटाने का आरोप लगा। दावा किया गया कि नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उस जगह पर झाड़ू लगवा दी जहां नाबालिग लड़की से रेप होने का दावा किया जा रहा था। हालांकि इस मामले में नगर निगम आयुक्त ने अपनी तरफ से सफाई दी। पुलिस के द्वारा न तो वहाँ कोई इस तरीके की रोक लगाई गई है, न कोई इस तरीके का कोई वो किया गया है। तो जो रूटीन की सफाई है वो उसी हिसाब से की गई है। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, बीजेपी इस मामले में सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार शुरू से ही इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। संपूर्ण सत्य को नष्ट करना, इस बात को इंगित करता है राजस्थान की सरकार के करनी और कथनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। राज्य सरकार में मंत्री प्रताप खाचरियावास ने दावा किया कि बीजेपी इस तरीके की बयानबाजी केवल माहौल बिगाड़ने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा सीबीआई को जांच दो, अब तो जांच दे दी सीबीआई को। तो अब आपको जो करना है सीबीआई करेगी, हमारी पुलिस भी काम कर रही है, सीबीआई भी करेगी। यूपी के अलीगढ़ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सलमान इम्तियाज के घर पर पुलिस ने जिला बदर का नोटिस चस्पा किया। एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके सलमान पर आरोप है कि वो सीए एनआरसी के मुद्दे पर शहर में हुए हंगामे में शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान पीएम ने जिलों में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां ली और उन जिलों की तारीफ भी की जहां ज्यादा तरक्की हुई है। एक मिशन होना चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल और ग्लोबल पहचान देनी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने उन्हें इटावा की जसवंत नगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मांग की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपनी मांग पूरी कराने के लिए धरने पर बैठे किसानों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी।
दरअसल किसान बीते 20 दिनों से कई मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिनका आरोप है कि सरकार ने नया रायपुर बसाने के लिए उनकी जमीन तो ले ली, लेकिन बदले में मुआवजे और रोजगार का अपना वादा नहीं निभाया। बहुत बड़े षड्यंत्र कर रहे थे, ब्रिटिश शासन कम नहीं है। नया रायपुर बीजेपी की सरकार के वक्त बसाया गया और 2018 में सत्ता में कांग्रेस आ गई, जिसके बाद कांग्रेस इसे बीजेपी की वादा खिलाफी बताती नजर आई। साथ ही उसने ये दावा किया कि प्रदर्शन कर रहे लोग खुद ही इस समस्या से निजात नहीं पाना चाहते। पराक्रम दिवस पर संसद भवन में पीएम मोदी की सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि। 125वीं जयंती पर आज इंडिया गेट पर लगाई जाएगी नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा। पीएम मोदी करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में घर घर जाकर करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड का चुनावी बिगुल। अपर्णा यादव, अदिति सिंह ने की डोर टू डोर अभियान की शुरुआत। पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवार के पति और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पुलिस की कार्रवाई। बीजेपी की नीतियां हैं उनको कागज पर उतार रहा है। इसके अलावा स्पेशल 24 की टीम लोगों को फोन करके भी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हम लगातार अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और लोगों अपनी सरकार के किए गए कार्यों को ऊपर दिखा भी रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बिजनौर और मुजफ्फरनगर की 15 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया। इसके बाद वो चुनाव प्रचार के लिए अमरोहा निकल गए। महाराष्ट्र के नागपुर में एक आदमी अपनी पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंककर फरार हो गया, जिससे वो महिला बुरी तरह झुलस गई। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। चुनाव आयोग ने फिरोजाबाद, बरेली और कानपुर के जिला अधिकारियों को हटा दिया, जबकि कौशाम्बी और फिरोजाबाद के एसपी को भी बदल दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में सीएम के चेहरे वाले बयान से यू टर्न ले लिया, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया। जबकि एक दिन पहले यूपी में कांग्रेस की ओर से सीएम पद के चेहरे पर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने अपना नाम लिया था। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। वहीं अपने बयान पर प्रियंका के इस यू टर्न के बहाने बीजेपी ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के अभियान पर ही सवाल उठा दिए। खुद ही उससे पलट कर गई, तो साफ है मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, नारा उनका खोखला है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो घर में क्वारंटीन हो गए। उत्तर प्रदेश में आखिरकार जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन नहीं हो सका, जिसके बाद जेडीयू ने 26 विधानसभा सीटों के लिए लिस्ट जारी की, जहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बीजेपी ने पिछले 5 सालों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए 403 एलईडी रथों को रवाना किया। बताया गया कि इनमें लगे स्क्रीन की मदद से प्रदेश की हर विधानसभा सीट तक पार्टी अपनी बात पहुंचाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर देखिए लगातार यहां पर 403 जो चुनावी रथ हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमने जो कहा सो करके दिखाया, हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। हालांकि इस प्रचार अभियान पर बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। साइकिल घर घर में है, जन जन में है, हर गांव में है, इसलिए जब हर साइकिल निकल जाएगी तो उनका रेडी रथ अपने आप फेल हो जाएगा। एक तरफ जहां अनुराग ठाकुर लखनऊ में डोर टू डोर प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, वहीं गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में डोर टू डोर प्रचार शुरू करने वाले हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरनगर और दिनेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर में घर घर प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज सहारनपुर में पार्टी का प्रचार करेंगे।
अमित शाह ने ये भी भरोसा दिया कि हालात सुधरने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनाव में प्रचार करेंगे। इसका ऐलान होते ही पटना में आरजेडी की ओर से होर्डिंग लगाकर बीजेपी पर हमला बोला गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें आरजेडी खुद तो चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी, लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो अब अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 26 जनवरी को तेजस्वी यादव अखिलेश के साथ वर्चुअल तरीके से रैली करेंगे, जिसके लिए तैयारी भी तेज कर दी गई। बीजेपी का सफाया करने के लिए उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी की जोड़ी काम करेगी। यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की तारीख बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दी। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी विधानसभा के लिए दूसरे चरण के 55 में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार यूपी में उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। यूपी में चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम से बने इस गठबंधन में एआईएमआईएम के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और वामन मेश्राम की बैमसेप समेत 5 पार्टियां शामिल हैं। ओवैसी ने इस गठबंधन के सत्ता में आने पर 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात कही। 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के। इस गठबंधन में शामिल बैमसेप के वामन मेश्राम ने कहा कि अब यूपी चुनाव के रण में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी। अभी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वर्सेस बीजेपी की टक्कर होगी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने वालों को निशाने पर लेने से नहीं चूके। अभी 25 साल 30 साल तक बीजेपी को कोई हिलाने वाला माइकालाल पैदा नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 97 लाख रुपए के नशीले पदार्थ को जब्त करने का भी दावा किया। अलवर में हुए कथित रेप के मामले में एक नया मोड़ आ गया। वहां नगर निगम पर वारदात वाली जगह से सबूत मिटाने का आरोप लगा। दावा किया गया कि नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उस जगह पर झाड़ू लगवा दी, जहां नाबालिग लड़की से रेप होने का दावा किया जा रहा था। हालांकि इस मामले में नगर निगम आयुक्त ने अपनी तरफ से सफाई दी। पुलिस के द्वारा न तो वहाँ कोई इस तरीके की रोक लगाई गई है, ना कोई इस तरीके का कोई वो किया गया है। तो जो रूटीन की सफाई है वो उसी हिसाब से की। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। अपर्णा यादव ने कहा कि अखिलेश जी उनके बड़े हैं, लेकिन राष्ट्रवादी सोच की वजह से मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अपर्णा यादव। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल, बीजेपी में शामिल हो चुकी है, आज आपने डोर टू डोर कैंपेन किया, कैसा लग रहा है बीजेपी में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी थी। सबसे पहले बीजेपी में आप पार्टी ऑफिस आज पहली बार आने के बाद आप यहाँ पर अंदर गई, क्या थोड़ा सा बताएंगी? देखिए, आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है और उसी क्रम में हम सभी को यहाँ पे महिला संगठन में इंट्रोडक्शन था हमारा, और सारी महिला पदाधिकारी हैं जो, उनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन था, और जो न्यू ज्वाइनिंग थी उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन था जी। दिल्ली से जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करके आई, नेताजी से मिली, मुलायम सिंह यादव से मिली, क्या कहा उन्होंने, एग्जैक्टली क्या शब्द थे? देखिए, नेताजी से मिलना एक मुझे लगता है कि मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनकी बहू हूँ और मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। उस दिन भी मैंने सर्वप्रथम उनका ही आशीर्वाद लिया आकर के वापस, और उन्होंने हमेशा खुश रहने का ही आशीर्वाद दिया है, और वो सदैव बड़े सहृदयी बात बोलते हैं। मैम, अखिलेश यादव से की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनसे हमने पूछा था कि क्या उन्होंने आपको समझाया नहीं जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खूब आपको समझाया। क्या उन्होंने आपको समझाया था कि बीजेपी मत ज्वाइन करो? देखिए, मेरे वो बड़े हैं और पारिवारिक जो
रिश्ता है हमारा वो एक अपनी जगह है। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की वजह से जुड़ी हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कार्यप्रणाली से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इतना काम किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लखनऊ की सड़क पर आज बीजेपी की महिला ब्रिगेड निकली। अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन किया और विपक्ष पर जमकर बरसी। तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनऊ की सड़कों पर बीजेपी की महिला ब्रिगेड खड़ी है, जहां पर अपर्णा यादव है, साथ में प्रियंका मौर्य है, जो कि इससे पहले कांग्रेस की पोस्टर गर्ल भी थी, लेकिन बीजेपी में वो शामिल हो गई। अदिति सिंह भी यहाँ रायबरेली से जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं, बीजेपी में हाल ही में वो शामिल हुई हैं। और ये महिला ब्रिगेड इस वक्त आप देख रहे हैं लखनऊ में, इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। वहीं लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा अखिलेश के राज में लोगों को 300 घंटे बिजली भी नहीं मिलती थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। सर, आपने इनकम फ्रॉम टेरर की बात कही यार, संकेत किधर है सर आपका? संकेत सीधा है। इनके इनकम फ्रॉम टेरर के ब्रांड एम्बेसडर थे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, नाहिद हसन, यूनुस खान। इन लोगों के नाम वो हैं जो कई थानों में कई आपराधिक मामलों में दर्ज होंगे। ये सपा के उम्मीदवार नहीं, उम्मीदों पर वार करने वाले हैं। ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। ईवीएम बेवफा है, खुद आपने गढ़ा है या ऐसे ही? इसके अलावा 300 यूनिट फ्री की भी बात वो कर रहे हैं। 300 यूनिट कहां से फ्री देंगे? अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आई, बिजली नहीं आई। जो 300 घंटे बिजली एक महीने में ना दे पाया हो, वो 300 यूनिट मुफ्त में कहां से देने की बात करेगा? इनकी तो अपनी बिजली गुल होने वाली है। लगातार अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर हमला कर रहे थे। खुद वो करहल सीट पे गए हैं, करहल विधानसभा से लड़ेंगे। योगी जी अति लोकप्रिय नेता हैं, 5 बार सांसद रहे, 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ईमानदार छवि के नेता हैं। कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। अपराधियों पर, गुंडइयों पर, दंगइयों पर, माफियों पर प्रहार किया है। जो अवैध कब्जे करते थे उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता यही कहती है, अपराधियों पर बुलडोजर का वार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। और एक तरफ बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है, तो वहीं आज बीजेपी ने स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य का स्वागत किया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, घर घर संपर्क अभियान चलाया गया और दूसरी ओर बीजेपी ऑफिस में किस तरीके से जोर शोर से महिला ब्रिगेड का स्वागत किया गया है। जो भी नई ज्वाइनिंग है, जैसे कि अपर्णा यादव, अदिति सिंह एक ही मंच पर एक साथ दिखे। महिला सशक्तिकरण की एक तस्वीर भी यहाँ पर बीजेपी की ओर से प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की गई है और साथ साथ यही महिला ब्रिगेड अब घर घर जाकर संपर्क अभियान भी चला रही है। गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूँ। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। जैसे आप सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूँगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी। मैं आशा करती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
मेहनत से कार्य करेंगे। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री मान सिंह गोस्वामी जी, विधानसभा के प्रभारी श्रीमती लज्जा रानी गर्ग जी और भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सच्चिदानंद शर्मा जी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले प्रबुद्ध जनों से जुड़े हुए आज के इस सम्मेलन में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पावन जयंती है। भारत माता के इस महान सपूत को इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं श्री सच्चिदानंद शर्मा जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ अपनी पूरी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आज श्री सुनील शर्मा जी के समर्थन में वे आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सबका हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया प्रथम चरण की पूरी हो चुकी है और अगले 2 दिन के अंदर चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ चुनाव प्रचार और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। विधानसभा चुनाव के लिए कमोए सभी दलों ने अपनी प्रथम, द्वितीय या इससे अधिक सूची जारी कर दी है। विधानसभा में राजनीतिक दलों के चेहरे क्या हो सकते हैं, यह सूची और वह चेहरे प्रदेश के बारे में क्या सोच रखते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोच रखते हैं, इसका भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा सभी दलों ने अपनी अपनी सूची जारी की है। बीजेपी ने भी, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस ने और अन्य सभी दल। और इन दलों की सूची इस बात को बताती है कि प्रदेश के बारे में उनकी सोच क्या है। - 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी और जिस विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान था और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। लोक कल्याण संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कुछ वायदे किए गए थे और आज जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं और हम विधानसभा चुनाव के लिए वर्तमान में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो कहा था, इन 5 वर्षों में एक एक संकल्प को मंत्र मान करके उसको पूरा करने का कार्य भी किया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया, पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना प्रबंधन का जो कार्य कर रहा है वह दुनिया के लिए एक नजीर बना है। पूरी दुनिया ने उसे
हाथों हाथ लिया है। जीवन और जीविका को बचाने का जो मॉडल है भारत का, वो आज पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। और ये कारण है 135 करोड़ की आबादी का भारत और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से अगर हम तुलना करते हैं तो भारत से, जिस अमेरिका की आबादी मात्र 35 करोड़ है, उस अमेरिका में कोरोना से भारत से लगभग 2 गुना मौतें हुई हैं। हम अनुमान कर सकते हैं कि आबादी भारत की अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है, लेकिन कोरोना में अमेरिका के पास सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका ने कोविड प्रबंधन, समय से निर्णय न लेने, कोविड प्रबंधन में जिम्मेदारों की रुचि न लेने का परिणाम क्या है कि अमेरिका के अंदर भारत से दुगनी मौतें हो गई। यूरोप में भी यही स्थिति है। और भाइयों बहनों, भारत के अंदर बना वैक्सीन, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब विपक्ष के नेता केवल छींटाकशी कर रहे थे, घरों में रह करके केवल ट्विटर पर देश को गुमराह कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी एक लेबोरेटरी में जाकर के वैक्सीन बनाने के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन बनवाने के अभियान के साथ जुटे हुए थे। भारत के अंदर बना हुआ वैक्सीन दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। और एक नहीं, 2 वैक्सीन भारत को दी। अब तक 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश आज 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने जा रहा है। 25 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश के अंदर आज उपलब्ध हो रही है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन एक मॉडल के रूप में लिया गया है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन, और प्रत्येक की चिंता करना, हर एक के जीवन की रक्षा करना, यह हमारा दायित्व भी था। और आपदा के समय हर एक व्यक्ति के साथ खड़ा होने का शासन का जज्बा भी था। इस सरकार ने किया क्योंकि यह हम सब की जिम्मेदारी थी। कुछ चीजें आपने देखे होंगी, कोरोना कालखंड में कांग्रेस गायब थी, समाजवादी पार्टी गायब थी, बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान से गायब थी। या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है के मंत्र के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को और उसकी जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। भाइयों बहनों, जब संकट के समय जो आपका साथी नहीं, तो उस व्यक्ति को चुनाव के समय आप अपना साथी कैसे चुन सकते हैं? जो संकट का साथी है वही सही आपका शुभचिंतक है। जो संकट में साथ छोड़ दे वह मित्र नहीं, वह शत्रु है। और मित्र और शत्रु की पहचान होना बहुत आवश्यक है। राजनीति में हमें इस बात को समझना होगा कि वास्तव में प्रदेश और देश के बारे में सही सोच रखने वाले कौन लोग हैं, और उस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना होगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र की मैं बात कर रहा था। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था। बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारी जगह तो ऐसा था कि सायंकाल सूर्यास्त के बाद सुनसान कर्फ्यू जैसा दृश्य हो जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दंगा होता था। माफिया सत्ता के संरक्षण में जिस किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। विकास के बारे में कोई सरकार का विजन नहीं था।
शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर इस चुनावी समर में अपने संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी। पहले ही घोषणा आपने देखी होगी। हम लोग जब 2017 में आए तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली घोषणा की थी। हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का। यह भारतीय जनता पार्टी का पहला फैसला था सरकार का। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए, हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई, विकास का एक मॉडल दिया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। अब फिल्म सिटी के लिए मुंबई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी का निर्माण होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनेगा। अब किराना से पलायन नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रैपिड रेल की प्रगति के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी भूमि, अपनी प्रॉपर्टी दान की थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम का एक भी पट नहीं। हमने उन्हीं के नाम पर एक विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, उसी अलीगढ़ में स्थापित किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 में भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर के किए थे, देश की आजादी के दौरान। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रही। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं। किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। पहले इन गरीबों को मिलने वाला अन्न गरीबों के पास नहीं जाता था, यह अन्न माफिया के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता था। आज यह अन्न उन गरीबों को उपलब्ध हो रहा है। 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज का अन्न भी उपलब्ध करवा रही है। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की
सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया जा रहा है और 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपए वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जनों को 1,000 रुपए हर महीने पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लोग बिजली दें, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? नए नए सगुफे हमने अपने युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई की, और वो कह रहे हैं हम स्मार्टफोन हम भी देंगे। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे, और जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है इसमें शासन 10% देता था, कर्मचारी को 10% देना था। अकाउंट ही नहीं थे, पैसा ही नहीं जमा होता था। पिछली सरकार ने 2004 से लेकर के 2017 तक कोई पैसा जमा नहीं किया। जब हम लोग आए, मैंने इसकी जांच की कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में अगर वह रिटायर होता है उसको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार ने आकर के उन सभी कर्मचारियों के अकाउंट खुलवाए। 10,000 करोड़ रुपए मैंने बजट से उपलब्ध करवा करके उनके अकाउंट में जमा करवाने का कार्य किया। 10,000 करोड़ रुपए। और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को भी मैंने 10% से सरकार का 10% शेयर से बढ़ा के 14% करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कोरोना कालखंड में किसी भी कर्मचारी के वेतन में हमने कटौती नहीं की। तमाम जगह राज्य सरकारों ने कटौती कर दी थी, उत्तर प्रदेश ने नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने विकास नहीं किया, माफियाओं को संरक्षण दिया, पेशेवर अपराधियों को शागिर्द बनाकर के प्रदेश में लूटमाट मचाई, प्रदेश में दंगों की एक नई श्रृंखला खड़ी की, आज उनके टिकट भी उसी रूप में आप देखने को मिले होंगे। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार के टिकट दिए जा रहे हैं। किराना में व्यापारियों और हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को किराना से टिकट दे दिया। बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, लोनी में, मुरादाबाद में, अमरोहा में एक लंबी फेहरिस्त है। देखते जाइए किस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। यह उनकी सोच बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए हर एक तबके को प्रतिनिधित्व भी दिया है, लेकिन साथ साथ राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कोई समझौता भी नहीं किया है। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं भाइयों बहनों कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आप सबके सामने है, आप सबसे कहने के लिए आई है। आपने 2014 में, 2017 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया। बदले में विकास और सुशासन का मॉडल, राष्ट्रवाद का एक नया मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जो कहा
सो करके दिखा दिया। हमने जो भी कहा सुरक्षा के मुद्दे पर, आस्था के मुद्दे पर, आखिर यहीं से तो कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा को तो पिछली सरकारों ने रोक दिया था, हमारी सरकार ने कहा नहीं, रुकेगी नहीं, हम सुरक्षा भी देंगे और पुष्प वर्षा से सम्मान भी देंगे। हमने तो नहीं रोका। भाइयों बहनों, ये विकास की भी आप देखते होंगे। मुझे लगता है कोई महीना नहीं रहा होगा जब यहां के सांसद जनरल वीके सिंह जी, यहां के विधायक श्री सुनील शर्मा जी, जब यहां के विकास के मुद्दे को लेकर के हमारे सामने मेरे पास ना आते रहे हों, या भारत सरकार के माध्यम से विकास की विभिन्न योजनाओं को लेकर के ना आते रहे हों। गाजियाबाद शहर आज एक नया मॉडल शहर बन गया। पहले क्या था? यानी दिल्ली के बगल में किस प्रकार की स्थिति थी गाजियाबाद की? घनी आबादी के बीच में किस प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति थी? आज गाजियाबाद एक नया मॉडल के रूप में उभर रहा है। और इसलिए मैं आज आप सबको कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रदेश में कानून का राज हो, हिस्ट्री सीटर थानों का संचालन न करें, पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण न पाने पाए, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई स्थान न हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध रूप से 24 घंटा मिलती रहे, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार को बढ़ाती रहे, बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, आगे भी कोरोना जैसी महामारी का योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है वो तमाम वादे पूरे किए हैं, चाहे वो आस्था का मसला हो, सुरक्षा का मसला हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात हो, तमाम वादों को बीजेपी सरकार ने पूरा किया है और इसी तरीके से जनता के हित में कदम उठाते रहेंगे। ऑनलाइन